माइक होना चाहिए तो उनके पास तमंचे कहाँ से आ गए? जिनके पास कैमरा होना चाहिए उनके पास में गोलियां कहाँ से आ गई? इसका मतलब मीडिया की भी जो छवि है वो आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि बदमाश और इस तरह के लोग जो हमलावर हैं वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं। हम शास्त्र वाले नहीं, हम शस्त्र वाले लोग हैं। तो शास्त्र का मतलब होता था पढ़ना और शस्त्र का मतलब होता है हथियार। तो वो तो खुद ही क्लियर कर रहे हैं इसमें, और ये क्लियरिटी आज देखने को भी मिल रही है कि आप अपने बच्चों को अगर इसमें मिलाएंगे तो कल आपके बच्चों का अंजाम ये होने जा रहा है। लेकिन दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो भी तो लगाते हैं अल्लाह अकबर नारा, तो वो भी लगाते हैं ना। तो नारा वो किसी को मारने के बाद कब लगाते हैं? लगा था ना राजस्थान में, कन्हैया की हत्या की गई थी तब। तो वो बाद में आपको पता नहीं चला कि जिसने ये नारा लगाया था वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला? निर्देश जी, 15 अप्रैल की रात में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की 3 लोगों के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई खुलेआम। जबकि योगी जी कह चुके हैं कि उत्तर प्रदेश से बदमाश या तो उत्तर प्रदेश छोड़ चुके हैं या फिर ये दुनिया ही छोड़ चुके हैं, तो ये बदमाश कहाँ से आए थे फिर? ये तो हमारे योगी जी जवाब दें कि ये कहाँ से आए। उन्हीं के राज्य में इस तरह दिन दहाड़े मार दिया जाता है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई अभी ऐसी सख्त नहीं चल रही है। उनको बचाने की अभी भी कोशिश की जा रही है। किसी का बताया जा रहा है कि जो लड़का है मोरिया कि उसके माँ बाप 20 साल पहले मर चुके हैं और लड़के की उम्र 18 वर्ष है। जब 20 साल पहले माँ बाप मर चुके तो 18 वर्ष 2 साल बाद कैसे पैदा हो सकता है कोई बच्चा? एक तरफ तो उसको बचाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम इस तरह के गुंडों को, इस तरह के जो लोग बदमाश हैं राज्य के अंदर वो या तो जेलों में है या प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। तो ये कहाँ से आए? ये कहाँ से आई? फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 बदमाश मारे गए हैं उत्तर प्रदेश में, अतीक अहमद और अशरफ, लेकिन 3 पैदा हो गए हैं। बात सही है। अशरफ और अतीक दोनों का जो जुर्म है वो माफ करने लायक नहीं है, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उनकी सजा देने के लिए और 3 बदमाश खड़े कर देना, ये कहाँ की समझदारी हुई? ये कहाँ न्याय हो गया? अगर इस तरह से सड़कों पर न्याय होने लगेगा तो न्याय व्यवस्था का क्या होगा? न्यायालय का क्या होगा? न्यायाधीशों का क्या होगा? कौन उन पर विश्वास करेगा? जुडिशरी पे फिर जो आम जनता विश्वास करती है कि मैं कोर्ट जाऊंगा, न्याय मिलेगा मुझे, वहां पर मेरी सुनवाई होगी, मेरा पक्ष सुना जाएगा। तो यहाँ तो आप ना पक्ष ना विपक्ष, यहाँ तो 2 अपराधी खत्म करने के लिए आप 3 अपराधी तैयार कर रहे हैं। तो ये तो समाज में और वैमनस्यता फैलेगी, समाज के लोगों में और डर और जो सरकार को लेकर विश्वास होता है, न्यायपालिका को लेकर विश्वास होता है, वो विश्वास टूटेगा। तो ये तो सरासर गलत है। इस तरह से अगर सड़कों पर न्याय होने लगा तो न्याय व्यवस्था ध्वस्त हो जाएगी। जिस तरह से कोर्ट में उनको लाया जाता था, यहाँ से ले जाया जाता था, लोग हमेशा सोचते हैं कि हमें कोर्ट में न्याय मिलेगा। लोग कहते भी हैं कि मैं तुमको कोर्ट में देखूंगा, मैं तुमको कोर्ट में घसीटूंगा। लेकिन जिस तरह से घटना हुई है कोर्ट के बाहर, क्या लगता है, क्या आम आदमी का जो है थोड़ा विश्वास हट जाएगा न्यायालय से? देखिए, न्यायालय जो है वो गरीब से लेकर अमीर तक और बेकसूर से लेकर गुनहगार तक सभी के लिए बना हुआ, और इसीलिए न्याय व्यवस्था बनाएगी। वरना दुनिया के जब देश लोकतंत्र में शामिल हुए, जब भारत में लोकतंत्र लागू हुआ, और लोकतंत्र से पहले भी जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ आई या फिर मुगल आए, सबने अपने अपने न्यायालय तैयार किए। वरना सड़कों पर न्याय होता था, एक गुंडा कबीला एक दूसरे को मार देता था, उस पर हमला करता था, उसकी जमीन, उसकी महिलाएं, उसके बच्चे, उसके खेतों पर कब्जा करता था। इस तरह से चलता था। जब ये व्यवस्था इंसानों के लिए, सभ्य समाज के लिए सही नहीं समझी गई तो न्याय व्यवस्था का निर्माण किया। जब न्याय व्यवस्था निर्माण हुई तो वहां कहा गया कि भी जो अपराधी होगा उसको सजा न्यायालय में दी जाएगी, ना कि यहाँ पर कोई किसी को मार के देगा। इसीलिए न्यायालय तैयार किए गए थे। और संवैधानिक तरीका यही कहता है कि न्यायालय में कोर्ट चले, सख्त से सख्त कार्रवाई का भी प्रावधान है। आप कड़ी से कड़ी कार्रवाई करवाइए। लेकिन ये कौन सा तरीका हो गया कि सड़कों पर न्याय? इस तरह से तो कोई भी कल को जो मजबूत होगा वो कमजोर को मार लेगा। जो इस तरह से आपराधिक करने के लिए जिसके आगे पीछे कोई नहीं होगा, सोचेगा यहाँ भी रोटी खानी है, जेल में भी रोटी खानी है। तो लोग ऐसे गरीब, कमजोर और बेरोजगार लोगों को थोड़े थोड़े पैसे देकर के इस तरह से एक दूसरे का बदला ले लिया करेंगे। फिर न्यायालय का क्या होगा? वहां पे जज जो बैठे हुए हैं, जो कलम चलाते हैं, जो तैयारी करके जाते हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके, संवैधानिक कुर्सी पे बैठ करके तनख्वाह लेते हैं, वो क्या करेंगे? फिर तो भारत के अंदर न्यायालय का होना ना होना एक जैसा हो जाएगा। इसलिए न्याय सड़कों पे नहीं, न्यायालय में होना चाहिए। इसीलिए न्याय बने हैं। और ये जो घटना हुई है बेकार है और ये बिल्कुल निंदनीय घटना है। पूरे देश की जनता में दहशत और डर फैलाने वाली घटना है। लेकिन योगी जी ने कुछ दिन पहले कहा था कि मिट्टी में मिला दूंगा। वो संवैधानिक पद पर एक आसीन है, उनकी भाषा को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, अगर एक सीएम इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं तो सोचिए, सड़क छाप जो लोग हैं, जो छोटी छोटी चीजों पर
ठेले वाले को, रिक्शे वाले को, साइकिल वाले को, या जगह जगह जो छोटे छोटे काम करते हैं, सब्जी वाले को, फल वाले को, जो उनसे जबरदस्ती हफ्ता वसूलते हैं चाकू के दम पर या तमंचे के दम पर, तो वो तो और भी शेर हो जाएंगे। वो क्यों शेर हो जाएंगे? क्योंकि जब इस तरह की भाषा का हमारे सीएम प्रयोग करेंगे तो जो सड़कों पर चलने वाले गुंडे बदमाश है फिर उनका तो सीना और चौड़ा होगा ना। तो इस तरह के बयानों से कहीं ना कहीं इस तरह जो आतंकी जो हत्याएं करने तक पे उतारू हैं, जो उन्हीं के राज्य में लोगों को मार रहे हैं दिन दहाड़े, उनकी हिम्मत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? उनका हौसला बढ़ रहा है। तो हौसला अफजाई तो ऊपर से हो गया ना, फिर आम जनता किसके ऊपर भरोसा करे? जब हमारे सीएम, जिसको हमने वोट देकर ऊपर बिठाया, कुर्सी पर बिठाया कि आप हमारी सुरक्षा करेंगे, हम अगर सड़कों पर निकलेंगे तो हमें सुरक्षा महसूस होनी चाहिए, अगर हम अपराध करते हैं तो हमारे ऊपर न्यायिक कार्रवाई होनी चाहिए, उसके ऊपर हमें संवैधानिक दायरे में रह करके हमें कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक अपराधी हो चाहे एक न्याय बेकसूर हो, तो वो भी ये सोचता है कि मैं न्यायालय जाऊंगा, मेरी जो बात है अगर मेरी यहाँ पूरी नहीं हुई है तो मैं ऊपर वाले कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। लेकिन यहाँ तो ना तो हाई कोर्ट का कोई डर रहा, ना या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कोई डर रहा। तो फिर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब देश के अंदर नेता ही इस तरह का बयान देंगे तो आम जनता के अंदर जो छोटे छोटे बदमाश होंगे तो बड़े बदमाश बनकर उभरेंगे। और यही इसका नतीजा हुआ है कि छोटे छोटे ये जो लड़के हैं, ये देखिए छोटी छोटी उम्र के हैं, सारे 17 से 18 साल के हैं और कम पढ़े लिखे हैं सारे। ये वो अशिक्षित लोग हैं। एक शिक्षित व्यक्ति अपराध करने से पहले कई बार सोचता है, क्योंकि वो कानून के बारे में जानता है, वो ये जानता है कि इसका परिणाम क्या होने वाला, भविष्य में मेरा जीवन कितना डार्क हो जाएगा, इसलिए वो ऐसे अपराध नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को, और ये स्मृति ईरानी जी की सभा में जाकर के फोटो भी खिंचवाता है ये लड़का जो तिवारी है। तो लवलेश तिवारी वहां जाता है, स्मृति ईरानी जी को काफी खास और करीब माना जा रहा है, तो हम नहीं जानते कितना खास है, लेकिन उनके साथ बैठ करके पर्सनली तस्वीरें ले रहा है। तो ऐसे लोग जब नेताओं के साथ बैठ रहे हैं, वो फिर अगले दिन वो जाकर के इस तरह के कांड कर रहे हैं, तो इससे क्या संदेश जाता है? कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ सहयोग किया जा रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि इनके पास में जो पिस्टल बरामद हुए हैं वो विदेशी पिस्टल हैं, लाख रुपए की कीमत बताई गई है। इनके पास पैसा कहाँ से आया? इन्होंने इनको जो पिस्टल ला कर दिए विदेश से, जबकि इनके जो आर्थिक हालत है वो ज्यादा अच्छी नहीं है। कौन मास्टरमाइंड है इनका? तो ये जो मास्टरमाइंड होगी पैसे वाला ही होगा, कोई ऐसा ही होगा जिसकी पहुंच वहां से हथियार ला करके इनको देने की होगी। जब इनके पास में ये एक बताया जा रहा है कि किराए के मकान पर रहता था, एक किराए के मकान पर रहता था, एक के माँ बाप 20 साल पहले मर चुके हैं और एक दूसरा भी घर से बहुत साल पहले भाग गया था, उसका कोई मतलब नहीं लेना देना। जब ये इतने बुरे हालात में थे, ना इनका घर का पता, ना द्वार का पता, ना इनके खाने का ठिकाना, ना इनके रहने का ठिकाना, ना भविष्य की कोई पढ़ाई, तो ऐसे लोगों पर फिर ये हथियार कहाँ से आए? ऐसे लोगों पर महंगी रिवॉल्वर कहाँ से आई? आपके पास है? आम जो लोग कमा रहे हैं, धन कमा रहे हैं, जो अच्छा जीवन जी रहे हैं, उनके पास नहीं है, तो इनके पास कहाँ से आई? जब लाइसेंस के साथ नहीं मिल रही लोगों को, तो गैर लाइसेंसी इनके पास कहाँ से ये रिवॉल्वर आ गई? इसका मतलब इन्हें कहीं ना कहीं पीछे से सपोर्ट दिया जा रहा है और ये बताया गया कि जाओ तुम कर दो और जो होगा हम लोग खुद निपट लेंगे। अतीक अहमद और अशरफ के साथ में जो एक एसएचओ समेत 18 पुलिसकर्मी लगे हुए थे, जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी सुरक्षा में। जब उन्होंने गोली मारी अतीक को और अशरफ को, एक भी पुलिसकर्मी की जो है गोली नहीं चली। उन्होंने बिल्कुल भी उनको जो है हमला नहीं किया उन पे, या उन पे गोली नहीं चलाई। पुलिस वाले तो जंग खा गए थे क्या हथियार? मुझे ऐसा लगता है कि उनको हथियार चलाने का ऑर्डर नहीं था, जब होता है तभी चलाते हैं। यहाँ पर ऑर्डर केवल एक को था कि वो जाए और जाकर के उन दोनों को गोली मारे। जब पूरी सुरक्षा के बीच में दो लोग खड़े हुए हैं और वो गोली ठीक उसी निशाने पर लगती है जिनको मारना है, और बाकी लोगों को इतनी सी खुनेस तक नहीं आती है, और वहां पर खड़े हुए लोग ये बता रहे हैं कि जब गोली चल रही थी तो उन्होंने खड़े होकर के कई फायरिंग की है और बाकी पुलिस पीछे हट गई है, और जो आम जनता उधर को चल रही थी उनको आने नहीं दिया। इसका मतलब प्री प्लान ये सारा काम हुआ है। ये पूरा केस इतनी, मतलब भोजपुरी फिल्मों की जो स्क्रिप्ट होती है ना, वो भी इतनी फर्जी लिखी हुई नहीं होती जितनी इस एनकाउंटर की स्क्रिप्ट लिखी गई है। कोई भी ठीक से देखेगा तो समझ में आ जाएगा कि पहले से स्क्रिप्ट लिखी गई है और लिखने के बाद तुरंत उसको समाज के बीच में जैसे थी वैसे ही बना करके पेश कर दिया। लेकिन वहां के स्थानीय लोग अभी भी बता रहे हैं कि ये सारा सब कुछ जो था प्री प्लान था, क्योंकि वो लोग सामने ही खड़े थे, मीडिया बनकर आए थे और मीडिया के लोग बनकर के उन्होंने ये हमला किया। यानी कि मीडिया को इजाजत दी जा सकती है पास आने की इतनी, और मीडिया बनकर के उनको सामने भेज दिया। उनके पास राम ने राजपाट छोड़ दिया था अपने छोटे भाई के लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम इस देश के अंदर राजपाट ना तो तुम्हें मिलने जा रहा है, ना तुम्हारे भाई को मिलने जा रहा है, लेकिन तुम हत्याएं करने पर उतारू हो रहे हो। तुम देश के ही बाकी लोगों को अपने प्रति इतनी घृणा पैदा करो। इन लोगों से कौन प्रेम करेगा मुझे बताओ।
3 धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, जो मंत्री तक पद संभाल रहे हैं उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या कल आप उनको भी इजाजत दे रहे हैं, कल को दूसरी सरकार को आप इजाजत दे रहे हैं कि भाई जैसे हमने किया वैसे आप भी कर सकते हो? इसका तो सीधा सीधा मतलब ये होगा ना, जो ताकत में होगा वो कमजोर को, अपने जो अधीन होगा उसको इस तरह से मारेगा। आपके बच्चों की जब ये अपराधी हैं तो आज उसके बच्चे, उसके पिता माता पिता रो रहे हैं, लवलेश तिवारी के माता पिता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तंग मत करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत साल पहले वो हमसे रिश्ता नाता तोड़ चुका है और वो अपराधी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यही बात कहना चाहूंगी कि ये आपके बच्चों से अपराध कराते, ऐसे अपराध करने के लिए किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आ गया था? किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आ गया था? किसी भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का, किसी भी बिजनेसमैन का बेटा क्यों नहीं आ गया था? ये हमेशा आम जनता के बच्चों का इस्तेमाल क्यों करते हैं और आम जनता के बच्चों के कंधों पर धर्म क्यों बचाना चाहते हैं? अपने दम पर बचाए ना धर्म। तरह का सीन सामने होता है तो वो भी प्रेरित होते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि उसमें खूब उत्साह होता है, डीजे होते हैं, शोर होता है, म्यूजिक होता है। तो क्या म्यूजिक से क्या होता है, इंसान का ब्रेन एक्टिव होता है, और जब ब्रेन एक्टिव होता है तो हार्मोन्स भी उस काम को करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं। और इसी तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये पता नहीं कौन कहां से तैयार हो जाएगा उनको देख करके, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो देश में क्या फैला रहे हैं। वो देश के अंदर इस तरह की सोच, इस तरह के लोगों को तैयार कर रहे हैं जो पढ़ लिख करके कल को अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा मुड़ जाती है, वो पढ़ने लिखने से भटक जाता है और इस तरफ चला जाता है। तो सत्ता का इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी भरे बाजार सड़कों पर खड़े कर करके बंदूकों से मरवाकर न्याय करना शुरू कर दो। अगर कल को सरकार बदलती है तो फिर सोचिए कि फिर आप उनसे ये कह रहे हैं कि जैसा हमने किया वैसा आप भी करिए, दूसरों को मौका दे रहे हैं। फिर तो ये मौका दे रहे हैं ना, इसका मतलब दूसरे लोग जब कल को करेंगे तो आप रोना तड़पना नहीं। जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी के हत्यारे, इंदिरा गांधी को मारा था, अगर कांग्रेस चाहती तो उनका एनकाउंटर करवा सकती थी, लेकिन कानून की धाराओं में बाकायदा तरीके से संवैधानिक रूप से उनको सजा, लेकिन राजीव गांधी के हत्यारे माफ कर दिए गए हैं परिवार के द्वारा, और राजीव गांधी के तो हत्यारे माफ तक कर दिए गए हैं। तो इससे बड़ा उदारता क्या होगी? मैं किसी कांग्रेस, बीजेपी या सपा या बसपा किसी की मैं व्यक्तिगत समर्थक नहीं हूँ, लेकिन जो सही विचार है, जो सही बात है, वो हमेशा रखी जाएगी। कसाब को पकड़ा गया था, आतंकी था वो पाकिस्तान का, उसको बाकायदा कोर्ट कचहरी में लाया जाता था, सुनवाई हुई थी कोर्ट में, उसके बाद में उसको फांसी दी गई थी। इस तरह से जो है अतीक और असर के साथ भी कानूनी प्रक्रिया हो सकती थी। अगर इस तरह से होती तो समाज का, देश के नागरिकों का कानून व्यवस्था और न्याय व्यवस्था पे ज्यादा विश्वास बनता कि कोई भी कितना भी बड़ा डॉन क्यों ना हो, उसका आखिरी कार, उसका जो अंत है वो न्याय व्यवस्था करती है। तो तब न्याय व्यवस्था पे लोगों का भरोसा ज्यादा बढ़ता। अगर इस तरह से सभी लोगों के साथ होने लगेगा तो ये सड़कों पे लोग मरे पड़े होंगे और निकलने की भी जगह नहीं बचेगी, क्योंकि कोई ना कोई किसी ना किसी से दुश्मनी जरूर रखता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, एक नेता दूसरे नेता से नफरत रखता है तो दूसरा नेता तीसरे से नफरत रखता है, ऐसे तो फिर एक दूसरे को ये सड़कों पर ही मारने लग जाएंगे लोग। फिर कहाँ है विश्वास न्याय का? ये भी सवाल उठ रहे हैं कि केवल मुस्लिम ही नहीं है बदमाश और भूमाफिया, हिंदू धर्म के जो नेता हैं, चाहे धनंजय हो, कुलदीप सेंगर हो, चिन्मानंद हो, बादशाह सिंह हो, चाहे राजा भैया हो, उनके भी नाम जो है माने लगे हैं लिस्ट में। क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी योगी सरकार? अगर एनकाउंटर की बात है तो सबके साथ न्याय होना चाहिए। अगर आप न्याय कर रहे हैं तो ये सबके साथ होना चाहिए, अन्यथा ये गलत है। आप इसको स्वीकार करिए कि हाँ, हमारे सामने लोगों के बीच में इस तरह से जो गोलियां चली हैं ये गलत हुआ है, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके ये भी बताएं कि हाँ, हमने 2 अपराधियों को खत्म करने के लिए 3 अपराधी देश में तैयार कर दिया हमने, और 3 से 3000 और तैयार हो सकते हैं, क्योंकि इनको देख करके ना जाने कितने लोग ये सोचेंगे अरे भाई, क्योंकि इनकी तारीफ कर रहे हैं बहुत सारे लोग, डॉन बता रहे हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे ये तो बहुत बड़े महान लोग हैं, इन्होंने तो हिंदू धर्म की रक्षा करी है। और देखिए, पढ़े लिखे रक्षा नहीं करते हैं, ऐसे कमजोर कम पढ़े लिखे गरीब समाज के लोग धर्म की रक्षा कर रहे हैं। अगर ऐसे कानून, ऐसे कृत्यों, ऐसी हरकतों को अगर तुम धर्म की रक्षा बताओगे तो फिर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि अपराध क्या है। फिर अभी ये इनके समझ में ये नहीं है कि अपराध क्या होता है और धर्म क्या होता है। धर्म में अपराध और अपराध में धर्म, दोनों को मिक्स कर रहे हैं। अगर ये धर्म है तो फिर लोगों को जीवन देना सिखाए, अगर ये धर्म नहीं है तो ये सीधा कह दे कि धर्म नहीं है, ये हमारा तो अपराधियों को तैयार करने का काम है। तो इस तरह के धर्म में लोग ज्यादा नहीं टिकेंगे। मुझे लगता है कि आप जिस तरह से लोगों को यूं मारने की सड़कों पर इजाजत दे रहे हैं, ये कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग इतने बड़े डॉन हो जाएं कि आपके ही सामने खड़े हो जाएं। क्या योगी सरकार के घरों में बुलडोजर चलाएगी? चलनी चाहिए। अगर योगी सरकार इतनी न्याय कर रही है और सबकी तरफ जितने भी आतंकी हैं, जितने भी डॉन हैं, बदमाश हैं, कोई नहीं बचेगा, इस तरह के नारे दिए जाते हैं, तो इनके घर भी बुलडोजर चलनी चाहिए, इनके घर भी ढूंढने चाहिए। शायद इसीलिए बताया जा रहा है कि इनका कोई घर बार नहीं है, इनके माँ बाप मर चुके हैं, ताकि इनके घर पर बुलडोजर चलाने से बची रहे सरकार।
माइक होना चाहिए तो उनके पास तमंचे कहां से आ गए? जिनके पास कैमरा होना चाहिए उनके पास में गोलियां कहां से आ गई? इसका मतलब मीडिया की भी जो छवि है वो आज इतनी नीचे गिर चुकी है कि बदमाश और इस तरह के लोग जो हमलावर हैं वो मीडिया का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जब दोनों को हथकड़ी लगी हुई थी तो वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की किसने इनको अनुमति दी पुलिसकर्मियों को? देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो ऐसा होता है कि मीडिया को प्रेस कॉन्फ्रेंस की अनुमति दी जा सकती है, लेकिन हथकड़ी में तो नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन वो जो हथकड़ियों में आप उसको लेकर जा रहे हैं कार्रवाई के दौरान पर उस समय जहां कैमरा और माइक आप इजाजत दे रहे हैं उसके पीछे आप देखिए ना पूरी तरीके से जब पहले से लिखित स्क्रिप्ट होती है तो उसमें जो नहीं हो सकता है लोकतंत्र में वो भी हो जाता है, क्योंकि स्क्रिप्ट है भाई, स्क्रिप्ट तो कोई भी लिख सकता है और जिस तरह से स्क्रिप्ट लिखी है उस तरह से उन्होंने काम कर दिया। पर कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट लिखते हुए गलतियां भी हो जाती हैं और वो गलतियां कुछ हो गई 2-4, वो देश की जनता पकड़ रही है अब लगातार और जैसे जैसे और लोग देखेंगे वो भी पकड़ते जाएंगे। तीनों हत्यारों ने जब वो फायरिंग करी वहां पर गोली मारी गई तीक और असरफ को तो उन्होंने नारा लगाया था जय श्री राम। नारे को किस तरह से देखती हैं आप? देखिए ये नारा धर्म का नारा होता था, लेकिन आज धर्म का नशा इतना दिमाग पर युवाओं के चढ़ा दिया है कि वो नारे को लेकर के किसी की हत्या करने तक के लिए खुशी खुशी तैयार है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि शिक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि अनपढ़ अज्ञानी अशिक्षित लोग इस नशे को जल्दी से चखते हैं और ये अफीम से भी ज्यादा खतरनाक होता है। कार्ल मार्क्स ने कहा है कि नशा तो कुछ समय उतर जाता है, अफीम का, चरस का, गांजे का, दारू का, लेकिन धर्म का नशा इतना खतरनाक होता है अगर ये चढ़ जाता है आदमी या तो मरता है या फिर मारता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जय इस्लाम का नाम बदनाम किया है इन्होंने नारा लगाकर। लेकिन इसमें जो बदनामी की बात नहीं है, जय श्री राम, अगर श्री राम का भी हम वो देखें तो ये लोग बार बार कहते हैं कि श्री राम ने शंभू की हत्या की थी। हम लोग शांत वाले नहीं हैं, हम अशांत लोग हैं, हम शास्त्र वाले नहीं, हम शस्त्र वाले लोग हैं। तो शास्त्र का मतलब होता था पढ़ना और शस्त्र का मतलब होता है हथियार, तो वो तो खुद ही क्लियर कर रहे हैं इसमें। और ये क्लियरिटी आज देखने को भी मिल रही है कि आप अपने बच्चों को अगर इसमें मिलाएंगे तो कल आपके बच्चों का अंजाम ये होने जा रहा है। लेकिन दूसरे समुदाय के जो लोग हैं वो भी तो लगाते हैं अल्लाह अकबर नारा, तो वो भी लगाते हैं ना। तो नारा को किसी को मारने के बाद कब लगाते हैं? लगा था ना राजस्थान में, कन्हैया की हत्या की गई थी तब। तो वो बाद में आपको पता नहीं चला कि जिसने ये नारा लगाया था वो बीजेपी का ही कार्यकर्ता निकला? वो बीजेपी के ही कार्यकर्ता क्यों निकलता है? जब भी इस तरह की कोई घटना होती है, जब उसकी हिस्ट्री छानी जाती है तो वो हमेशा बीजेपी के साथ क्यों टच में आता है, मेरी ये समझ में नहीं आता। क्या नारा लाकर बचना चाहते हैं? हिंदू धर्म की चादर ओढ़ रखे इन हत्यारों क्यों नहीं? नारे के साथ ये सोचते हैं कि इस नारे का उद्घोष करने से जय श्री राम का नाम ऊंचा कर रहे हैं, लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि राम का नाम मिट्टी में मिला रहे हैं। राम का नाम ऊंचा जब हो सकता है जब तुम कहो कि तुम अपने पिता की आदर्श औलाद बनो। अरे राम ने राजपाट छोड़ दिया था अपने छोटे भाई के लिए, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? तुम इस देश के अंदर राजपाट ना तो तुम्हें मिलने जा रहा है ना तुम्हारे भाई को मिलने जा रहा है, लेकिन तुम हत्याएं करने पर उतारू हो रहे हो। तुम देश के ही बाकी लोगों को अपने प्रति इतनी घृणा पैदा करो। इन लोगों से कौन प्रेम करेगा मुझे बताइए? इन लोगों को कौन अपनी बेटियां देगा शादी? कौन बनना चाहते हैं वो? तो डोन का जो अंत होता है गोलियों पर होता है। डोन का, चाहे अतीक अहमद भी तो डोन था, वो भी तो अपने आप को डोन समझता था, उसका भाई भी डोन समझता था, उसका बेटा भी डोन समझता था, तीनों गए। जो डोन बनेगा उसका जो अंत होता है वो गोलियों पर होता है। तो ये एक डोन को खत्म करने के लिए 3 डोन और तैयार हो गए। तुमने कौन सा न्याय किया? मेरी समझ में ये नहीं आता कि देश को आप किस तरफ ले जाना चाहते हैं। देश को आप इस तरह सड़कों पे जानवरों वाला आतंक फैलाना चाहते हैं या देश को शांत और सभ्य और प्रोग्रेसिव बनाना चाहते हैं? लेकिन जब ये तीनों आरोपी कोर्ट में पेश किए गए तो कोर्ट के बाहर वहां सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग कह रहे थे कि हम उन तीनों लोगों को देखना चाहते हैं जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था। वो उन्होंने अच्छा काम किया है, एक अपराधी को जो है निपटा दिया है। अब जो है पैसा खर्च नहीं होगा सरकार का, लाखों रुपए खर्च होते थे साबरमती से प्रयागराज तक ले जाने में अतीक अहमद और अशरफ को। ये अच्छा काम किया। लोग उनको उनके दर्शन करना चाहते थे, उनको भगवान मान लिया कई लोगों ने। कह रहे कि जय श्री राम के ये जो है दूत बनकर आए थे यहाँ पर इलाहाबाद में। अगर ऐसा ही है तो आज भी संसद में 50% सांसद ऐसे हैं जिन पर संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज है। तो इसका मतलब कल को दूसरी सरकार बनती है तो वो उनके एनकाउंटर करेगी। तो ऐसा तो देश में कोई बचेगा ही नहीं। इस देश के अंदर ऐसे कितने लोग हैं, और भी धर्मों के और भी जातियों के लोग हैं जिन पर संगीन धाराओं में मुकदमे चल रहे हैं, जो मंत्री तक पद संभाल रहे हैं उन पर भी मुकदमे चल रहे हैं। तो क्या कल आप उनको भी इजाजत दे रहे हैं? कल को दूसरी सरकार को आप इजाजत दे रहे हैं कि भाई जैसे हमने किया वैसे आप भी कर सकते हो? इसका तो सीधा सीधा मतलब ये होगा ना, जो ताकत में होगा वो कमजोर को अपनी
अधीन होगा उसको इस तरह से मारेगा। अब आप ये बताइए, अगर जय श्री राम के नारे को आप अभी आपने कहा पत्रकार महोदय की बदनाम करना चाह रहे हैं, अगर वास्तव में इस नारे को बदनाम करना चाहते वो लोग, तो फिर इस नारे के समर्थक लोग उनको भगवान क्यों मानते, उनका बचाव क्यों करते? धर्म की आड़ क्यों लेते हैं ये ऐसे जो अपराधी होते हैं? ये तो धर्म ही हिंसा सिखा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस धर्म की आड़ में हिंसा है। भाई इस धर्म के अंदर जाते ही लोग किसी को मारने की बात क्यों करते हैं? जब आप इस धर्म के जो कट्टर लोग बना रखे हैं ना, आरएसएस इसी पर काम करता है। वो भारत माता की जय, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, जातियों से नफरत, औरतों से नफरत, इस तरह की घृणा सिखाता है और इस तरह की घृणा से ऐसे मानव लोग तैयार होते हैं। भोपाल की सांसद है प्रज्ञा सिंह ठाकुर, उन्होंने जो है बयान दिया था कि चाकू छुरी तेज कराए। क्या वहाँ की ये जो खाद पानी मिला है ऐसे जो भाषण दिए जाते हैं, वो चाकू छुरी तेज करा करके इस तरह की गने उन लोगों को पहुंचा दी गई और आज देखिए इस तरह का परिणाम है। मैं ये भी कहना चाहूंगी देश के लोगों से, देश की जनता से कि अपने बच्चों पर नजर रखिए। आपके बच्चे जब बर्बाद होंगे तो कोई नेता बचाने नहीं आएगा। आपके बच्चों की जब ये अपराधी हैं तो आज उसके बच्चे, उसके पिता माता पिता रो रहे हैं। लवलेश तिवारी के माता पिता रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें तंग मत करो, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं। बहुत साल पहले वो हमसे रिश्ता नाता तोड़ चुका है और वो अपराधी, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं यही बात कहना चाहूंगी कि ये आपके बच्चों से अपराध कराते। ऐसे अपराध करने के लिए किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आ गया था? किसी नेता का बेटा क्यों नहीं आ गया था? किसी भी बड़े बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति का, किसी भी बिजनेसमैन का बेटा क्यों नहीं आ गया था? ये हमेशा आम जनता के बच्चों का इस्तेमाल क्यों करते हैं और आम जनता के बच्चों के कंधों पर धर्म क्यों बचाना चाहते हैं? अपने दम पर बचाए ना धर्म। क्यों मासूम बेगुनाह इस तरह के बच्चों को लेकर के पहले उनको बेरोजगार रखेंगे, फिर उनको अशिक्षित रखेंगे। जब अशिक्षित होंगे, बेरोजगार होंगे, भूखे रहेंगे, जब जरूरत पूरी नहीं होंगी तो क्या करेंगे? उनसे अपनी मर्जी का काम कराएंगे, उनसे अपराध भी कराएंगे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो शोभा यात्राओं में लोग जाते हैं ऐसे युवा, वो नारे लगाते हैं जय श्री राम, जय हनुमान, त्रिशूल लेकर चलते हैं, तलवार घुमाते हैं, कुल्हाड़ी लेकर चलते हैं, वहां से इनको जो है ऐसी प्रेरणा मिल रही है। प्रेरणा तो देखिए वहां से मिलती है, क्योंकि छोटे बच्चे भी जब देखते हैं, जब उनको इस तरह का सीन सामने होता है तो वो भी प्रेरित होते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे, क्योंकि उसमें खूब उत्साह होता है, डीजे होते हैं, शोर होता है, म्यूजिक होता है। तो क्या म्यूजिक से क्या होता है? इंसान का ब्रेन एक्टिव होता है और जब ब्रेन एक्टिव होता है तो हार्मोन्स भी उस काम को करने के लिए एक्टिवेट हो जाते हैं और इसी तरह से लोगों को तैयार किया जा रहा है। ये पता नहीं कौन कहां से तैयार हो जाएगा उनको देख करके, उन्हें खुद भी नहीं पता कि वो देश में क्या फैला रहे हैं। वो देश के अंदर इस तरह की सोच, इस तरह के लोगों को तैयार कर रहे हैं जो पढ़ लिख करके कल को अधिकारी बन सकते हैं, लेकिन उसकी दिशा मुड़ जाती है, वो पढ़ने लिखने से भटक जाता है और इस तरफ चला जाता है। लेकिन साध्वी प्राची हैं, वो कह रही हैं कि जो हत्यारोपी हैं ये बहुत गरीब घर से हैं, इनके जो घर में जो है छप्पर पड़े हुए हैं, आर्थिक हालत ठीक नहीं है इनकी। उनका कहने का किस तरह से आप देखती हैं? बचाना चाह रही हैं। वो हमेशा अपराधी दूसरे अपराधी को बचाता है। चोर चोर मुसेरे भाई, जो भी इस तरह की सोच रखते होंगे वो उनको बचाएंगे, लेकिन ये अंदर अंदर खुश तो हो रहे हैं उसके मरने पर। अतीक के और अशरफ के एनकाउंटर पर अंदर अंदर तो खुश हो रहे हैं, लेकिन इन्हें ये भी जरा सी सोचने और शर्म नहीं आ रही है कि अगर कल को सरकार बदल जाती है, क्योंकि लोकतंत्र में सरकार हमेशा एक सी नहीं रहती है। सरकार का इतना कभी घमंड नहीं होना चाहिए कि हमेशा जी हम ही बने रहेंगे, राजाओं की तरह कि हम बने, हमारा बच्चा पैदा होगा, वो राजकुमार बनेगा, वो राजा बन जाएगा। ये लोकतंत्र है। यहाँ रानी की कोख से बच्चा राजा पैदा नहीं होता है, अब जनता के वोट से राजा पैदा होता है। जनता जिसको चुनेगी वो राजा बनेगा। तो सत्ता का इतना घमंड नहीं होना चाहिए कि आप किसी को भी भरे बाजार सड़कों पर खड़े कर करके बंदूकों से मरवाकर न्याय करना शुरू कर दो। अगर कल को सरकार बदलती है तो फिर सोचिए कि फिर आप उनसे ये कह रहे हैं कि जैसा हमने किया वैसा आप भी करिए, दूसरों को मौका दे रहे हैं। फिर तो ये मौका दे रहे हैं ना। इसका मतलब दूसरे लोग जब कल को करेंगे तो आप रोना तड़पना नहीं। जब कांग्रेस में इंदिरा गांधी के हत्यारे, इंदिरा गांधी को मारा था, अगर कांग्रेस चाहती तो उनका एनकाउंटर करवा सकती थी, लेकिन कानून की धाराओं में बाकायदा तरीके से संवैधानिक रूप से उनको सजा दी। लेकिन राजीव गांधी के हत्यारे माफ कर दिए गए हैं परिवार के द्वारा, और राजीव गांधी के तो हत्यारे माफ तक कर दिए गए। तो इससे बड़ा उदारता क्या होगी? मैं किसी कांग्रेस, बीजेपी या सपा या